सभी को प्रणाम। नमस्कार। पिछले सत्र में हमने वात पित्त कफ के प्रकार, उनकी व्याख्या के संदर्भ में जानने का प्रयास किया था। आज हम चर्चा करेंगे कि हमारे जो दोष हैं, इस अध्याय में हम पढ़ेंगे त्रिदोषों की चिकित्सा क्या हो। ठीक है, परेशानियां तो आ गई, बीमारियां आ गई, लेकिन इसका चिकित्सा का आधार, चिकित्सा का प्रकार। हाँ जी, प्रणाम अनीता जी। तो उपचार का समय क्या होना चाहिए? शाखा से कोष्ठ और कोष्ठ से शाखा तक जाने का कारण व लक्षण, आम निराम दोष, ऐसे शब्दों का हम जो है जानकारी चाहेंगे। वो औषध सेवन काल के बारे में जानकारी देखने का प्रयास करेंगे। औषध का सेवन काल क्या होना चाहिए, तो इन सभी बिंदुओं पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो त्रिदोषों की चिकित्सा के संदर्भ में, तो चिकित्सा पहली बार देखते हैं अपने वात की, क्योंकि वात की चिकित्सा पहले वात पित्त कफ ऐसे शुरू होता है, तो वात की चिकित्सा की चर्चा करते हैं। देखिए, वात जो है वैसे हड्डियों का दुश्मन है। ये हड्डियों से या दर्द वगैरह जितने भी होते हैं सब वात के क्रम से ही होते हैं। वात के बारे में हम बहुत कुछ जान चुके हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या समस्याएं आ सकती है, इनके प्रकारों में भी हमने जानने का प्रयास किया। तो इसकी चिकित्सा क्या हो, सब तो हो गया, लेकिन चिकित्सा कैसे हो और क्या इसके कार्य होना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रह सकें। तो वात की चिकित्सा में स्नेहन, स्वेदन, मृदु, संशोधन। संशोधन मतलब, संशोधन का मतलब होता है शोधन। शोधन यानी सफाई करना। संशोधन यानी मृदु संशोधन, मीठे के साथ में। मृदु मतलब थोड़ा सा उसमें, देखिए वात का गुण क्या होता है, ड्राईनेस पैदा करना। अब ये मृदु का मतलब मीठा या चिपचिपा, या स्नेहन, स्नेहन का वही तेल का मालिश करना, अभ्यंग करना, मसाज करना, ये सारे नाम हम ले सकते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग अपनी अपनी भाषा का प्रयोग करते हुए इन शब्दों का विवेचन करते हैं। स्वेदन, उसके बाद में क्या होगा, पसीना वगैरह हमारा स्वेदन, पसीना। तो पहले ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाएगा स्नेहन करने से, अभ्यंग करने से। तो कोई भी चिकनी चीज का स्नेहन करेंगे शरीर के ऊपर, अभ्यंग करेंगे, मालिश करेंगे, और फिर उसके बाद में जब वो दोष हमारी जो बॉडी में जमा है वो उसकी गर्मी से पिघलने लगेंगे, और फिर उसका स्वेदन करेंगे। यानी थोड़ी सी गर्मी से वो जब पिघल जाएगा शरीर में, तो क्या करेंगे, उसका स्वेदन यानी पसीना दे करके उसको बाहर निकालेंगे। तो गर्मी वहां पैदा की जाए जिसके कारण शरीर में पसीना आए, और पसीना आकर के शरीर से वो सफाई हो जाए। जो भी दोष हमारे शरीर में जहाँ तहाँ जमा है उनसे शरीर को मुक्ति मिल सके। तो ये तरीका एक। नंबर 2 पे क्या, मधुर। मधुर का मतलब मीठा, अम्ल, खट्टा, लवण रस। इन 3 रसों का सेवन कराएंगे उसको। क्या करेंगे, इन तीनों रसों का। लवण रस आज के हिसाब से अपन NaCl इसको बोलते हैं, नमक, नमकीन। तो नमक जब भी शरीर में जाता है तो बारिश के मौसम में या बहुत ज़्यादा दिक्कत, जैसे गर्मी से हम कहीं बाहर से आते हैं तो उस समय हमारे शरीर में वात बढ़ा रहता है। वात बढ़ा रहता है तो हमारे यहाँ पे क्या होता है, ऐसा करो थोड़ा सा नींबू पानी ले लो, उसमें थोड़ा नमक मिला लो, थोड़ा सा चीनी मिला लो। तो नमक शक्कर का घोल भी पीने का आदत है। और हमारे यहाँ ये हम चिकित्सा में, घरेलू चिकित्सा में करते आएंगे। ये घरेलू चिकित्सा ना होकर के ये बहुत वाइड एंगल चिकित्सा है, वो शरीर के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। तो नमक क्या करता है, शरीर में
पानी को बैलेंस करता है, बॉडी में रोकता है। और यदि पानी आपके भरा हुआ है, शरीर में पानी की कमी हो गई तो रोकने का काम करेगा, और भरा हुआ है तो आप नमक देने से बल्कि और ज्यादा नुकसान हो जाए, है ना। तो जहां पर पानी नहीं है वहां तो नमक ठीक है देना, लेकिन जहां पर पानी है वहां पर इसको छोड़ के बाकी दो आहार देंगे, मधुर और खट्टा, और थोड़ा सा खट्टा और थोड़ा सा मीठा। मीठा ज्यादा होगा उसमें, खट्टा कम मात्रा में। तो उसमें नमक हो गया, मीठा तो आप चीनी डाल ही रहे हैं, है ना, और लवण का मतलब नमक। तो हमें इन तीनों की चर्चा कर ली। तीसरे नंबर पे क्या करेंगे, उष्ण भोजन, यानी गर्म भोजन करेंगे। भोजन गर्म करने का रीजन क्या है, वात की तासीर है ठंडी, तो इसका उल्टा गुण जो है शरीर में डालेंगे तो उसको फायदा देने वाला है, यानी उसकी उल्टा गुण, जो उसके विपरीत गुण है, उन चीजों का प्रयोग करेंगे, तो गर्म भोजन करेंगे। चौथे नंबर पे क्या करेंगे, वही बात आ गई, पहले नंबर पे हम जो चर्चा करते हैं स्वेदन, स्नेहन, स्नेहन वही चिकनाई वाली बात। यहाँ पर चौथे नंबर पे अभ्यंग तरीका यहाँ बता दिया है उसमें स्नेहन का। तो अभ्यंग जो होता है शरीर के अंदर, यानी किसी चिकनी चीज का शरीर पे मालिश करना। मर्दन, मर्दन का मतलब कैसी कोई औषधि लेकर के शरीर पे रगड़ना, बहुत जोरदार तरीके से रगड़ना। इसके बाद में आ जाता है वेस्टर्न प्राशन और सेक। पोटली वोटली बना के कुछ गर्म उस पर सेक करते हैं शरीर के ऊपर, ताकि उसमें वात जो है, वात का गुण क्या है, ठंडा, और हम सेक करेंगे तो गर्म। गर्म यानी नमक की पोटली से ऊपर से सेक कर दिया, एक शरीर के अंदर खाने को भी नमक लिया था, तो वो पानी का रोकन रोपण करेगा, और चिकनाई शरीर में जो बनी हुई है उसको भी रोक के रखेगा, बना के रखेगा। जो शरीर में कमजोरी आई है उसको भी बैलेंस करने का काम करेगा। सेक यानी उसे आराम मिलता है, वो गर्म पोटली में नमक भर के या किसी ऐसी चीज को भर के, या औषधियों का, जैसा रोग वैसा काम। तो ये सब प्राशन, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए शब्द हैं, तो इनके मतलब सभी वही है, सेक करना, अभ्यंग करना, मालिश कर देना, मर्दन यानी रगड़ देना, ये सारी चीजें, ताकि वहां पे घर्षण पैदा होगा, गर्मी आएगी, और गर्मी से वो सारा वात जो है, वात का गुण ठंडा है तो उसका विपरीत गुण उसको मिल जाएगा, विपरीत गुण मिलेगा तो उसकी चिकित्सा हो चली। ऐसे ही आगे मध, यानी मध का मतलब वही शहद की बात कर रहे हैं हम, या गुड़ से बनी हुई चीजें, है ना। मध का मतलब मीठा भी है, और गुड़ से बना हुआ जो चीजें हैं। स्निग्ध और उष्ण वस्ती, स्निग्ध का मतलब तो तेल वेल की वस्ती देना। वस्ती की हम चर्चा बाद में सीखेंगे पंचकर्मा में। तो स्निग्ध यानी चिकना, उष्ण वस्ती यानी गर्म, और वस्ती नियम, वस्ती के जो नियम होते हैं उनका पालन करते हुए ये सब कार्य करने हैं। उसके बाद में दीपन पाचन से सिद्ध स्नेह, दीपन पाचन से सिद्ध स्नेह, ऐसा जो आयुर्वेदिक आहार जो दीपन पाचन से सिद्ध, मतलब दीपन का मतलब भूख लगाने वाला, पाचन का मतलब पचाने वाला। तो पहले तो भूख लगाए, ताकि भूख लगे तो हम कुछ खाने पीने की इच्छा जागृत हो, और अब जब हम खा पी लें तो उसको पाचन करें। तो ऐसा स्नेह है, ऐसा चिकना पदार्थ, या ऐसा पदार्थ जो स्नेह का मतलब लिक्विड फॉर्म में उसको ग्रहण करें। तो इस तरह से वात की हम चिकित्सा देखते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट में चलते हैं, तो वही कुछ दिखाई दे रहा है नेक्स्ट आगे। हाँ जी, अब विशेषतः चर्चा करते हैं तो अपन मिश्रित रस, मिश्रित रस यानी मेदुर मांस रस, ऐसा मांस का रस जिसमें चिकनाहट भरा हो, तासीर में गर्म हो, है ना। तो हम आयुर्वेद तो पूरा धरती की चिकित्सा की बात करता है ना, तो जहाँ ठंडे प्रदेश हैं वहाँ तो कुछ पैदा ही नहीं होता, तो वहाँ तो पशु
और इन्हीं की जो मांस रस है उसका उपयोग करते हैं लोग। तेल, तेल क्या है? वात का दुश्मन है। तो वात की जब भी समाप्ति करनी हो तो क्या करो? तेल का इस्तेमाल करो। तेल सारे तासीर में गर्म है। ये मैं आपको एक नोट कर लो, ये बिंदु ऐसा बिंदु है, ये आपको जीवन भर साथ देने वाली चीज है। ऐसा कोई भी तेल नहीं है जो तासीर में ठंडा है, केवल नारियल के तेल को छोड़कर। बाकी सारे तेल तासीर में गर्म है। ठीक है, उनका रस यानी उनका विपाक भी गर्म है, और ये इसकी तासीर जो है गर्म ही है सभी तेलों की। चाहे वो मूंगफली का ले लो, चाहे अरंडी का ले लो, चाहे सरसों का तेल ले लो, चाहे किसी का भी ले लो, नारियल के तेल को छोड़ के। इसलिए साउथ इंडियन को देखिएगा, वहाँ ज्यादा गर्मी पड़ती है तो वो नारियल का तेल ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वहाँ ज्यादा गर्म प्रदेश है। जितने भी गर्म प्रदेश हैं वहाँ पर नारियल का तेल का इस्तेमाल होता है। या ऐसे प्रदेश जहाँ पर आप देखो प्रकृति ने उनको कूट कूट के भर के नारियल दिया है। आपको जितने भी समुद्र किनारे हैं या जलीय क्षेत्र हैं, वहाँ चिपचिपापन है, शरीर के अंदर चिपचिपा पसीना हमेशा होता रहता है। हमेशा गर्म सा मौसम फील होता रहता है। ऐसी जगह पर हमेशा कौन सा तेल? नारियल का तेल। उत्तर भारत में आ जाइए, यहाँ सर्दी का मौसम है, ज्यादा से ज्यादा सर्दी होती है, कई बार तो माइनस में टेम्परेचर में होता है। तो यहाँ पर सब तेल, सब गर्म तासीर के इस्तेमाल किए जाते हैं, खाने लगाने में किसी में भी। आपको पता है मूंगफली भी गर्म है, सरसों भी गर्म है, जो भी हम खाते हैं वो सब लगभग लगभग, अरंडी का तेल, ये वो जो भी तेल आते हैं सारे के सारे, ऑलिव ऑयल भी गर्म। अब आप उधर जाए, बादाम का, आलमंड ऑयल, ये किसी का भी ऑयल ले लीजिए, सब तासीर में गर्म है। ये ऑलिव ऑयल और ये विदेशी लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि और ज्यादा गर्म है, बहुत ज्यादा गर्म है। मूंगफली वूंगफली इनसे ज्यादा गर्म है। इसलिए जहाँ जितने ज्यादा गर्म, जितने ज्यादा ठंडे प्रदेश हैं वहां पर ज्यादा से ज्यादा गर्म तेलों का इस्तेमाल होता है खाने पीने में और लगाने में भी। और क्या होगा? और अनुवासन बस्ती। अनुवासन बस्ती, बस्ती के प्रकारों में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि बस्ती क्या है। पहले तो ये जानेंगे और बस्ती के प्रकारों के बारे में जानेंगे। कई प्रकार की बस्तियां होती हैं। पंचकर्मा हम शुरू करेंगे तो इसमें ये सारा आ जाएगा। अब देखते हैं पित्त की चिकित्सा कैसे करें। वात की तो हमने समझ ली। देखिए, वात का दुश्मन कौन है? तेल। लेकिन जो घी है वो पित्त का दुश्मन है। तो पित्त का सर्वश्रेष्ठ उपाय ढूंढना है तो घी। तो पित्त के अंदर जो भी आ, आने वाली चीजें, वो घी, घी में बनी हुई औषधियों का प्रयोग करना, घी के साथ में उपयोग करना, घी के साथ बना करके खाना पीना या लगाना, जो भी करना, वो सब इसी से। लाल चकत्ते हो रहे हैं, लाल कलर के, लाल गुलाबी शरीर के अंदर, घी वहां पे काम करे। जहाँ ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, कोई छोटी मोटी फुंसियां हो करके या स्किन में ब्लैक हेड्स हो जाएंगे, वहां पर तेल काम करेगा। जहाँ रेड कलर आ गया वहां पर ये लाल पील, लाल जो है, लाल के साथ में जो मिश्रित कलर गुलाबी बैंगनी जो भी आएगा उसमें घी कलर। हालांकि कई औषधियां जो हैं पंचकर्मा में ज्यादातर तेल की बनी होती हैं, क्योंकि ज्यादातर वात ही बिगड़ा होता है लोगों का। पित्त भी बिगड़ा है, लेकिन जहाँ जरूरत पड़ती जैसी वैसी हम लोग यूज करते हैं। किसको क्या करना होता है ये पंचकर्मा में हमें पता लग जाएगा सारी चीजों का, कि क्या लक्षण आएंगे तो क्या करना है, क्या लक्षण आएंगे तो क्या करना है। ऐसे ही कषाय, तिक्त और मधुर रस का प्रयोग करना है। कषाय, देखिए पित्त क्या है? गर्म है, अग्नि तत्व और जल तत्व का मिश्रण है। तो अग्नि तत्व बढ़ गया शरीर में, तो क्या करो? कषाय, कषाय रस ठंडा है। तिक्त, तिक्त क्या है? कटु तिक्त कषाय, जो 3 रस है ना, ये आप देखेंगे। तिक्त, तिक्त यानी कड़वा, करेले जैसा। और मधुर रस यानी मीठे रस का
सेवन पित्त को शांत करने में अपनी महत्ता या महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, राइट। क्योंकि पित्त गर्म है, मधुर रस भी ठंडा होता है, और कषाय रस भी तासीर में ठंडा है, और तिक्त रस यानी कड़वा रस भी ठंडा होता है, राइट। आगे बढ़ते हैं। रात्रि के प्रथम प्रहर की चांदनी, रात्रि के प्रथम प्रहर की चांदनी का सेवन करना है ना। शीतलता देती है चंद्रमा की चांदनी, हम सब ज्यादा जान ही रहे हैं इस बात को और महसूस भी करते आए हैं। ऐसे ही कर्पूर, खस, चंदन, लेप, इनके सबके अपन आप देखिएगा पंडितों को ये चेहरे, ये माथे के ऊपर ये इनका लेप लगाते हैं। चंदन का लेप, खस, गर्मी के दिनों में खस का, अब ये गर्मी तो बढ़ा रहा है, अग्नि तत्व को शांत करने के लिए कर्पूर भी ठंडा है, खस भी ठंडा है, चंदन भी, इनका लेप करना अच्छा है। मणि धारण करना, ज्योतिष में आपको जब कभी भी ज्योतिषाचार्य जब भी देखेंगे आपकी जन्म पत्री तो देखेंगे, उनको लगेगा कि हाँ कुछ न कुछ इसके शरीर में पित्त की व्याधियां हैं, या गर्मी के कारण शरीर में ऐसे ग्रह हैं जिनका प्रभाव इसके शरीर पर गर्मी जैसा डाल रहा है। तो वो क्या करेंगे, आपको शीतल या ठंडा स्टोन धारण करने के लिए बोल देते हैं, है ना। ये आपके शरीर को ना सिर्फ स्वस्थ रखेगा, मन, क्रम और वचन से भी, और कुछ देवी देवताओं का उसमें श्रद्धा पूर्वक आप उसको धारण कर सकें, हमेशा उसका सम्मान कर पाए, इसलिए वो देवी देवताओं की उपासना उसके मंत्रों के साथ में आपको धारण करने के लिए बोल देते हैं। क्योंकि हमने विज्ञान को धर्म के साथ जोड़ के देखने का प्रयास किया, और हमारे जितने भी बुजुर्ग लोग हुए हैं, आचार्य लोग हुए हैं, है सभी विज्ञान। ज्योतिष भी विज्ञान है, क्योंकि हर ग्रह की जो है दृष्टि हमारे पर पड़ती है, और जो भी है उसके, देखिए सूर्य को हम महसूस कर पाते हैं, चंद्रमा की चांदनी को भी महसूस कर पाते हैं। कुछ ग्रह इतने दूर होते हैं जिनकी रेज को हमें महसूस तो नहीं होती, लेकिन उनके असर हमारे जीवन में दिखाई देते हैं। तो हमारा जो सनातन विज्ञान जो था, उन्होंने भी इसके ऊपर स्वास्थ्य के प्रभाव को भी देखा, स्वास्थ्य के ऊपर भी इसका प्रभाव देखा, उन ग्रहों की छाया, उनकी दृष्टि, और इस सब के स्थिति को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये एक विज्ञान बनाया। और स्टोन, आजकल स्टोन चिकित्सा के बोर्ड लगे रहते हैं कहीं कहीं जाकर कहीं भी, तो वो भी, या मेडिकल ज्योतिष के नाम से भी कई लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये होता है, क्योंकि सूर्य की रोशनी स्वीकार करते हैं, चंद्रमा की भी करते हैं, तो शनि की भी करनी पड़ेगी, ग्रह तो है। सौरमंडल में सभी ग्रह विद्यमान है, सबका अपना अपना प्रभाव शरीर पर देखने को मिलता है, जिसके कारण हमारे स्वभाव में भी परिवर्तन देखने मिलता है। और एक ही परिवार में 4 बच्चे पैदा हो गए, चारों के स्वभाव में अंतर, क्यों भाई, देश काल परिस्थिति के अनुसार जिस समय बच्चा पैदा हुआ है उस समय के पंडित जी बोल देते हैं भाई ऐसा है, इस समय का जो है समय स्थान, वो कौन सी दक्षांश अक्षांश कौन सी रेखा पर हुआ उस समय, तो उसके अंदर जो शरीर के अंदर जो रेज गई होगी कितनी पावरफुल होगी, ये सारी चीजों को कैलकुलेट करते हैं वो लोग, और फिर उस आधार पे आपको मणि धारण करने के लिए बोलते हैं। ये भी अपनी आप में एक चिकित्सा है। पित्त के अंदर इसका ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान, पित्त प्रकृति वालों के लिए बहुत ज्यादा, बात में भी होता है, तो उनको फिर मंगल के स्टोन, गर्म स्टोन धारण, उनको चंद्रमा के भी मंगल, ऐसे अलग अलग प्रकार के स्टोन धारण करने को बोल सकते हैं। विशेषता में चर्चा करते हैं तो मिश्रित वही, क्योंकि जहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा वहां तो मांस रस पशुओं का है ही। और हाँ, घृतपान, वो बात वाला था, तो हम चर्चा कर रहे हैं घृतपान। तो विशेषता देखेंगे, घी का पिलाना, घृतपान, घी की मालिश करना, दूध भी तासीर में ठंडा है, घी भी गर्मी को दबाता है, इसलिए कई बार हमारे आयुर्वेद के चिकित्सक होते हैं वो आपको बोल देते हैं भाई ऐसा है, इस औषधि को घी के साथ में लेना। तो इस तरह से हमारे यहाँ औषधियों के अनुपान का विषय, अनुपान क्या होता है, अनुपान यानी किसी औषधि को
प्रयोग में लाने के साथ में किसके साथ में लेना है, वो अनुपान का विषय है। अनुपान का मतलब जिसके साथ में उसको गटकना है, निगलना है, चाटना है, खाना है, किसके साथ मिला के खाना, वो अनुपान कहलाता है। तो ये अनुपान के लिए अलग अलग विधान दिए हुए, अलग अलग रोगों में इसकी हम देखते हैं। पंचकर्मा में ये सारी चीजें आपको आने लगेंगी। घृतपान हो गया, उसके बाद में घी का देखते हैं, और विरेचन। जब आप घी का पान कराएंगे उसकी मात्रा धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। किसी को 10 ml शुरू किया, फिर 15 ml शुरू करेंगे, फिर शरीर में पाचन की क्षमता जैसे जैसे बढ़ती आएगी, 40 ml, 50 ml, 60 ml, इससे फिर उसका 2-4 दिन तक पिलाते हैं, 5 दिन तक ऐसे, और फिर ये विरेचन करते हैं। विरेचन अनीमा वगैरह या ऐसी कोई औषधियों का प्रयोग करते हैं जिससे पंचकर्मा में शरीर से गंदगी साफ हो सके। ये क्या कर रहा है, ये विष को शरीर के अंदर जो टॉक्सिक मटेरियल इकट्ठे हुए हैं, और जो गर्म तासीर वाले हैं, पित्त प्रकृति के जो टॉक्सिक मटेरियल हैं, या ऐसे टॉक्सिक मटेरियल जिनको गला करके बाहर निकालना है, क्योंकि घी भी अपने आप में अग्नि का ही द्योतक है। तो ये अंदर क्या करेगा, उनको टिकने नहीं देगा, तो उनको पिघला करके ये बाहर निकालने में सहयोगी भूमिका अदा करता है। दूध भी चिकनाई है तो उसका भी हम उपयोग करते हैं। कफ की चिकित्सा की चर्चा करेंगे अब। तो विधि पूर्वक क्या करना है इसमें, थोड़ा नीचे करिए इसमें, हाँ आगे। तो कफ की चिकित्सा की चर्चा करते हैं, तो हम देखते हैं कि विधि पूर्वक दिया तीक्ष्ण वमन। तीक्ष्ण वमन का मतलब कुछ ऐसी औषधियों का पिलाने के बाद में तीक्ष्ण वमन, यानी ऐसी औषधियां जिनको पीने के बाद में उल्टी आती हो, और तीक्ष्ण यानी तीखा वमन हो, और प्रेशर के साथ में वो बाहर निकले। अब इसमें भी अलग अलग वेग हैं। एक बार उल्टी आया, एक बार वेग बना, 2 बार बना, 4 बार बना, 2, 4, 6, 8, 8 तक का अलग अलग वेग है। तो इसको जितने ज्यादा वेग प्रेशर से आता है उतना ज्यादा इसको अच्छा उच्च कोटि का वमन माना लिया जाता है। ये पंचकर्मा में आपको जानने मिलेगा। तो किस प्रकार का हो तो हम इसको किस प्रकार का वमन मानेंगे, यानी उसकी चिकित्सा किस प्रकार की और किस वेग में आनी चाहिए, ये तरीके सारे पंचकर्मा में जानने को मिलते हैं। रूक्ष, तीक्ष्ण, अल्प, उष्ण भोजन। देखिए, कफ जब शरीर में बढ़ गया है, इसका मतलब आपकी रस धातु बढ़ गई है, यानी इसका मतलब आपकी पाचन शक्ति कमजोर हो गई है, यानी आपकी पाचन शक्ति के साथ में भूख भी समाप्त हो चुकी है या बहुत कम हो गई है। तो उससे भूख जब कम हो जाएगी तो पेट के अंदर एक रूजी नामक, आज के आधुनिक विज्ञान के हिसाब से समझते हैं, वो कंटेंट होता है जिसमें कफ वहाँ पे जमा ज्यादा हो जाता है। तो वो जो रूजी हमारे पेट में हमको एहसास कराती है कि भूख लग रही है या नहीं लग रही है, राइट। तो वो जब ढक जाएगी, वेलवेट जैसी होती है, तो वो जब ढक जाएगी कफ में, तो वो शरीर में, हाथों में, पाँव, ये सॉरी पेट के अंदर वो चुभेगी नहीं, तो हमको पता नहीं पड़ेगा कि अभी हमें भूख लग रही है या नहीं लग रही। वहाँ पे कफ जमा हो जाएगा। तो क्या करेंगे, उल्टी करेंगे ना, तो वो सारा जो है कुछ गर्म आहार पी करके, तो वो वहां से जो जमा हुआ है मल, वो मल के रूप में वहां जमा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, तो भूख लगना लगभग बंद हो जाता है। तो उसको सफाई कर देंगे, वमन करके अंदर डालेंगे, और फिर उसको बाहर निकाल देंगे वेग के थ्रू। तो वेग के थ्रू निकल जाएगा। तो ये वहां पे रूक्ष, तीक्ष्ण, अल्प, उष्ण भोजन। तो रूक्ष और तीक्ष्ण, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे कफ चिकनाई जमा है, तो क्या करना है, रूक्ष यानी ड्राई, सूखा भोजन। क्या, कौन सा, चना, ऐसी जो रोस्टेड आइटम है वो ज्यादा खाने में ठीक है कफ की चिकित्सा में। तीक्ष्ण जैसे काली मिर्च हो गया, इस टाइप का तीखा। गले में कफ जम जाता है, काली मिर्च की चाय पी लेते हैं कुछ लोग, तुलसी के पत्ते की चाय पी लेते हैं। इस तरह से हम घरेलू चिकित्सा कर लेते हैं। अल्प यानी कम मात्रा में भोजन लेंगे, क्योंकि पच नहीं रहा ना, भूख तो लग नहीं रही, भूख खत्म हो गई ऑलरेडी। तो
एकदम कम मात्रा में लेंगे, बिल्कुल बंद नहीं करना भोजन, नहीं तो एसिडिटी या बहुत सारी दूसरी अन्य बीमारियां भी होने लगेंगी। उष्ण भोजन, फिर गर्म भोजन करेंगे तो वहां से सफाई होने में सुविधा होगी। कटु तिक्त कषाय रस, तो कटु यानी जो बॉडी के अंदर ये क्या करते हैं, कटु तिक्त कषाय, तीन जो रस हैं ये शरीर से गंदगी को साफ करते हैं। तो कफ के ये दुश्मन है। तो पहले के जो तीन रस हैं, मधुर, अम्ल और लवण, ये कफ को बढ़ाते हैं, और बाकी कटु तिक्त कषाय जो बाकी के 6 रस हैं, ये कफ को बाहर निकालने में सहयोगी भूमिका अदा करते हैं। पुराना मद, पुराना मद का मतलब जो जैसे अरिष्ट, आसव, अरिष्ट, इस टाइप की जो पुरानी कोई शराब की श्रेणी की, शराब नहीं, अभी तो ये आजकल शराब ही हो गया एक तरह का, तो इसे मद की श्रेणी में आयुर्वेद में माना, लेकिन आयुर्वेद के इसके समकक्ष हो सकता है, लेकिन ये नहीं है, ये तो नहीं है, वो एक अलग तरीका है उसका तैयार करने का। तो उसको पुराना जितना हो जाता है उतना ज्यादा अच्छा रहता है। तो आसव और अरिष्ट जितने पुराने होते हैं, कंपनियों की मजबूरी है को उनको एक्सपायरी डेट लिखना पड़ता है, क्योंकि एलोपैथी का साम्राज्य है। एलोपैथी में सब चीजें केमिकल से बनती हैं तो वो एक्सपायर होती हैं, आयुर्वेद में चीजें एक्सपायर नहीं होती। तो जितना पुराना होता जाएगा आसव और अरिष्ट, उतने ही ज्यादा ये पावरफुल, ताकतवर हो जाते हैं। तो कफ को निकालने में, कफ की समस्याओं को ठीक रखने में इनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। रात्रि जागरण, ऐसे व्यक्ति को रात्रि जागरण करना चाहिए, क्योंकि कफ उसका बढ़ा हुआ है। रात्रि जागरण जो करते हैं, देर से रात को सोते हैं, 10 बजे के बाद सोते हैं, उनका क्या बढ़ जाता है, वात बढ़ जाता है। यानी वात क्या कर रहा है, बॉडी में ड्राइनेस ला रहा है, खुश्की ला रहा है। तो इसलिए लोगों को यहाँ वहाँ दर्द वर्द, बात की जितनी भी बीमारियां वो सब हो जाती हैं। तो यहाँ क्या करना है, वात को बढ़ाना है। वात को बढ़ाने के लिए क्या करो, रात्रि जागरण करो। इसलिए क्या होता है, जब हमको व्रत वगैरह किए होते हैं, अभी नवरात्रि आएंगी तो माता जी के जागरण वगैरह शुरू हो जाएंगे, रात्रि जागरण। इसलिए हमारे यहाँ पर ये 11 को कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग पूर्णिमा को करते हैं रात्रि जागरण, है ना, रात भर आप भजन करो। अब ऐसे खाली बैठे तो कोई रात्रि जागरण कर नहीं सकता, है ना। तो फिर क्या करते हैं, चंद्रमा की चांदनी में बैठ कर सब लोग भजन करो, है ना। तो चंद्रमा की रेज एक तो मिलती है तो स्वभाव में शीतलता आती है, और हम जो भजन वजन करते हैं, गाते हैं, उससे हमारे शरीर में ऊष्मा का संचार होता है। हम बोलते हैं ना गले में ड्राइनेस आती है, तो खुश्की बढ़ेगी, खुश्की बढ़ेगी तो क्या होगा, जो जमा हुआ कफ है वो पिघल के बाहर। तो कितना बढ़िया वैज्ञानिक विधान बना है, उसको धर्म से जोड़ करके परंपरा बना दी है कि भाई रात भर भजन करो, भजन गाओ संगीत के साथ, और बड़े आनंद के साथ में कफ को भगा दो बॉडी से। तो कितनी अच्छी चिकित्सा बनाई है। तो भजन भी एक चिकित्सा है, भजन भोजन दोनों ही चिकित्सा है। इसलिए कहा है भाई रात्रि जागरण करो। उसके बाद क्या करो, व्यायाम करो। सुबह व्यायाम करो, जिससे क्या होगा, ब्लड का सर्कुलेशन तेज होगा। रात्रि जागरण से भी क्या हो रहा है, वात बढ़ रहा है। वात बढ़ रहा है तो क्या होता है, बॉडी की, हार्ट की पल्पिटेशन बढ़ती है। पल्पिटेशन बढ़ेगी तो वाल ज्यादा काम करेंगे, तो ब्लड का फ्लो ज्यादा बढ़ेगा बॉडी में। तो रात्रि जागरण में भी यही हो रहा है, वात बढ़ रहा है। व्यायाम करने में भी क्या हो रहा है, वात बढ़ रहा है। जिस अंगों को ज्यादा से ज्यादा हम काम में लेते हैं, तो वो व्यायाम में ही हो सकता है। दंड बैठक लगा लो, उठक बैठक लगा लो, दौड़ लगा लो, है ना। ये सब हमारे देसी व्यायाम है, जिम वाला नहीं। जिम वाला है हमारे यहाँ अलाउ नहीं, हमारे यहाँ देसी व्यायाम है। और क्या है, क्या करोगे, आसन करो, प्राणायाम करो, कठिन से कठिन आसन करो। इससे फायदा क्या है, हमारे शरीर के जो अंग हैं, जो जिनमें स्टिफनेस आ रही है, जिनमें हार्डनेस आ रही है, वो सॉफ्ट बन जाएंगे। बुढ़ापा क्यों आ रहा है, हमारे टिश्यूज हार्ड हो रहे हैं, उनकी उम्र उससे कम हो रही है। व्यायाम यानी जो योग प्राणायाम कर रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, सॉफ्ट हो रहे हैं टिश्यू। टिश्यू सॉफ्ट हो रहे हैं तो क्या हो रहा है, उनकी उम्र बढ़ रही है। इसलिए कहते हैं ना योगियों की उम्र ज्यादा होती है, लंबी उम्र।
इसलिए योग करना चाहिए और प्राणायाम करना चाहिए। तो प्राणायाम क्या कर रहा है, आपके शरीर में ऑक्सीजन का संचार कर रहा है। तो पहले क्या करोगे आप, पहले प्राणायाम या योग? तो योग ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्यों अच्छा है? क्योंकि पहले आप योग करेंगे तो ब्लड का सर्कुलेशन शरीर में तेज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका पीछे भी बड़ा गहरा विज्ञान है। सब चीजें विज्ञान है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि अपनी मन मर्जी से सब कुछ चलता होगा, ऐसा नहीं होता। पहले आप योग करिए, फिर प्राणायाम करिए। प्राणायाम कर रहा है बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का संचार। तो जब आपका ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा नहीं है तो आप प्राणायाम करके कर भी क्या लोगे? प्राणायाम तो ऑक्सीजन, जब खून का दौरा शरीर में तेज हो गया है, जब आप ऑक्सीजन अंदर पहुंचाओगे तो बड़ी तेजी से अंगों को पहुंचेगा, अंगों को पहुंचेगा। तो क्योंकि खून का दौरा तेज है और खून के अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को लेके जाता है, कैरी करता है, कैरियर है उसका। तो जितना तेज गति से वो लेके जाएगा ऑक्सीजन को, वहां पे रिपेयरमेंट शुरू हो जाएगी। तो कोई बॉडी में टूट फूट है, कोई इन्फेक्शन है, तो उसमें लाभ होगा। इसलिए प्राणायाम बाद में करने का सिस्टम बना हुआ है। बाकी जैसा योगी लोग या योग के चिकित्सक या अन्य लोग जो होते हैं, जैसी कंडीशन देखते हैं वैसा ही काम करते हैं। जरूरी नहीं है कि आप, ये लिख दिया गया है वो शाश्वत सत्य है, नहीं भाई। किसी का ब्लड का सर्कुलेशन ऑलरेडी बढ़ा हुआ है ना, किसी को और ज्यादा बीपी हाई हो रखा है ना, उसका मतलब ब्लड का फ्लो वहां पर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या कराएंगे वहां, तो फिर वो प्राणायाम ही कराएंगे जिससे उसको लो पे लाएंगे, है ना। और जिनका किसी का बीपी लो है तो उनको तो पहले आसन और बाकी थोड़े से सूक्ष्म व्यायाम वगैरह कराएंगे, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाएंगे, और फिर जा करके उसको प्राणायाम कराएंगे, नहीं तो उसका और ज्यादा लो हो जाएगा। तो ये सारा विज्ञान है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ विज्ञान है। चिंता करना, चिंता भी बताया गया है ना। रूक्ष उपचार यानी ड्राइनेस जो पैदा करता हो बॉडी में, ऐसा उपचार करना। और चिंता करना, चिंता करने से भी वात की वृद्धि होती शरीर में। वात की वृद्धि होती है, देखिए चिंता करते ही वात बढ़ेगी, वात बढ़ेगी तो पल्पिटेशन बढ़ेगी, पल्पिटेशन बढ़ेगी तो बीपी बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा तो, ये सब जुड़ा हुआ है, एक क्रम है पूरा। तो जब आप किसी योगी के साथ में बैठ करके जब आप चिंतन करेंगे तब आपको समझ में आएगा ये चिंता करने से बीपी बढ़ा हुआ है, बीपी बढ़ा है। तो इसको लो करने के लिए उनके पास में, उनके निरीक्षण में इसको हम ठीक ढंग से करें, ताकि वो बहुत ज्यादा भी लो नहीं हो जाए और बहुत ज्यादा हाई भी नहीं रहे। तो वो इसका निरीक्षण वो लोग करते रहें। तो उनके निरीक्षण में ये सारी चीजें होनी चाहिए। इसलिए सारा विश्व योग दिवस को ज्यादा महत्व देने लगा। ये सारी चीजें योग से जुड़ी हुई हैं। तो आयुर्वेद भी इसी को बोलता है, और आयुर्वेद में यही बताया है कि आप बीमार ही ना पड़े, ऐसी चिकित्सा करो, दवाई खाने की जरूरत ही ना पड़े। दवाई तो अंत है, दवाई, दवाई का मतलब रोग को दबाना। तो शरीर में रोग को अंदर नहीं बाहर निकाल के फेंकना है। तो पहले आयुर्वेद कहता है शोधन करना, यानी रोग को पहले उठाओ, बाहर फेंक दो, चाहे वो किसी भी तरीके से हो सकता है, फिर उसके बाद शमन करो। अब विशेषता देखें तो क्या करना है यहाँ पर, वमन। वमन में वही चीजें, अंदर जो भरा हुआ गंदगी उसको बाहर निकाल दिया जाएगा कुछ ऐसी औषधियों का प्रयोग करके। इसको यूष, यूष का इस्तेमाल करना, मधु, मेदनाशक द्रव्य, जो मेद यानी शरीर में फैट बढ़ाने वाला जो द्रव्य है, या कफ को बढ़ाने वाले जो द्रव्य हैं, उनका प्रयोग ना करके ऐसे द्रव्यों का प्रयोग करना जिनसे मेद नाशक यानी कफ की कमी करते हो। मधु, मधु का मतलब शहद। शहद भी शरीर में क्या करता है, कफ को कम करता है, कफ को सुखाने का काम करता है, ड्राई फॉर्म करता है। यूष, यूष क्या है, यूष भी देखिए ऐसा आ, ऐसा घोल बना करके ऐसी द्रव्य का प्रयोग करना है जो कि शरीर से वमन करा सके। ठीक है, तो ऐसे द्रव्यों का, उसमें अलग अलग बीमारी के हिसाब से अलग अलग पंचकर्म में दे रखे हैं। जब हम शुरू करेंगे तो, क्योंकि वो थोड़ा सा जाएंगे तो फिर अच्छे से जाएंगे ना विस्तार पूर्वक,
धूम्रपान, गंडूश, गंडूश यानी तेल का कोई एक मुंह के अंदर भरना, 2 चम्मच 3 चम्मच 4 चम्मच जैसी क्षमता है व्यक्ति की। तो गंडूश यानी गरम तेल, तेल तासीर गर्म होता है, जिसको ऑयल पुलिंग वेस्टर्न के अंदर आजकल होने लगे हैं, तो वो लोग अलग अलग प्रकार के तेलों का अलग अलग रोग में गंडूश उसको करना कहते हैं। ऑयल पुलिंग कह सकते हैं इसको, उसके समकक्ष बोल सकते हैं। गंडूश में थोड़ा सा डिफरेंस है, ऑयल पुलिंग अलग, थोड़ा डिफरेंस, बहुत ज्यादा नहीं। धूम्रपान, धूम्रपान यानी धुएं का पान करना, धुएं का, ऐसी औषधियों का जैसे जो कि गले के अंदर गंदगी जमा है उसको निकाल सकने में सक्षम हो। क्या हो सकता है, जैसे मुलेठी है, मुलेठी को हुक्का, पहले हुक्का होता था ना, गांव में जाते थे हम तो हुक्का होता था, हुक्का गुड़गुड़ाते थे कुछ लोग, हुक्के के अंदर ऐसी औषधियों का भर करके, कुछ लोग तीक्ष्ण औषधियों का भर करके प्रयोग करते, फिर उसको हुक्के को ऐसे अंदर खींचते थे तो गुड़गुड़ गुड़गुड़ करके आवाज आती थी, और उसका जो धुआं होता था वो पानी के साथ में, पानी में भर करके, और एक अगली अग्नि वाला चीज होता है उसमें औषधि भरी होती है, चाहे वो तंबाकू, तंबाकू भी औषधि होता था, ऐसा नहीं तंबाकू औषधि नहीं है। तंबाकू में क्या है, तीक्ष्णता ज्यादा है, ये कफ को हटाने में बहुत फायदा करता है। तो टीबी के मरीजों के लिए अच्छा था, यक्षमा, राज यक्षमा, इस टाइप रोग जिनके कफ बढ़ा हुआ है, दमा वालों के लिए अच्छा है। लेकिन औषधि वाला, ये आजकल शौक वाला नहीं, आजकल तो वो अलग तरीके की चीजें आ गई। ये औषधियों के साथ में डॉक्टरों द्वारा, उनके वैद्यों द्वारा उनके सजेस्ट किया जाता था, वो सजेशन के साथ में होता था और उनके निरीक्षण में होता था। तो ऐसा चीज होना, उपवास और दुखी रहना, दुखी का मतलब ये नहीं कि आप अपने शोक चिंता में दुख होकर के दुखी होकर के बैठ जाना, दुखी मतलब किसी के दुख की चिंता करना। यदि आप में कफ रोग ज्यादा है तो दूसरे वाले की मदद करो, वो कहते हैं कि उसके दुख में दुखी होना, अपने दुख में नहीं, उसके दुख में, उसके दुख की चिंता करते हुए दुखी होना। तब जब उसके दुख की दुखी होंगे, उसके दुख में सहभागी बनेंगे, तो थोड़ा सा दुख आपको उसके लिए चिंता होने लगेगी, तो आपका कफ रोग तो दूर होगा ही होगा, प्लस आप उसको सहयोग करके उसको मानसिक शांति या भावनात्मक शांति दे पाएंगे। तो उसकी भी मदद कर रहे हैं आप और अपनी भी कर ही रहे हैं। तो देखिए कितना आयुर्वेद कहता है कि भाई अपना तो अपना, दूसरे का भी ध्यान रखो। इसलिए हमारे यहाँ पर जोड़ने का क्रम ज्यादा है, तोड़ने का नहीं है। तो सब जुड़े रहो एक दूसरे से, क्योंकि मानव क्या है, सामाजिक प्राणी है। अब दोषों का संसर्ग होने का उपचार, तो दोषों के संसर्ग का उपचार देखते हैं। तो ये कैसे होता है, क्या होता है, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करें। वात पित्तज संसर्ग, मान लो ये दो दोष एक साथ बिगड़े हों किसी के, तो इसका जो उपचार है वो कब होना चाहिए, ग्रीष्म ऋतुचर्या का पालन करते हुए होना चाहिए। क्या, ग्रीष्म ऋतु, हमने ऋतुचर्या का पालन समझ ही लिया, तो ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत क्या क्या होना चाहिए, वो सारी चीजें इसमें होनी चाहिए। इसलिए यहाँ हम क्यों ऋतुचर्या पढ़ चुके हैं, इसलिए यहाँ डायरेक्ट लिखा है सीधा ग्रीष्म ऋतुचर्या का पालन करें, क्योंकि ये हो चुका है ना, पढ़ चुके हैं। यदि वात पित्त कफ समान बल से हैं तो पहले वात की चिकित्सा करनी चाहिए, फिर पित्त की और फिर कफ की। देखिए तीनों बिगड़ गए, वात पित्त और कफ। तो महर्षि क्या कह रहे हैं, हमारे जो वेदों में या हमारे जो पुराणों में, हमारे जो शास्त्रों में, हमारे वेद ये आयुर्वेद में जो वर्णन आते हैं, अलग अलग ऋषियों ने सभी ने एक ही बात कही है। क्या कही है, यदि वात पित्त कफ
समान रूप से बिगड़े हुए हों, यानी तीनों के तीनों खराब हो गए हैं, अब कुछ बचा ही नहीं शरीर में, खेल खत्म हो गया भाई, दी एंड जिसको बोल रहे हैं, ऐसी कभी कंडीशन बने तो पहले किसकी चिकित्सा करना, वात की चिकित्सा करनी चाहिए। और वात की चिकित्सा इमोशन से होती है, ये आपको मैं बता दूं, इमोशनल आपको बनना पड़ेगा उसके साथ। तो डॉक्टर को इमोशनल होना पड़ेगा। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि फला डॉक्टर के पास गए थे, उसकी वाणी में इतना इमोशन या इतनी मिठास है कि आधा तो हमारा दुख वहीं खत्म हो गया जी। अब आगे तो उपचार होगा ही, लेकिन आधा तो उसकी वाणी से ही ठीक हो गए, है ना। कई बार ऐसा फील होता है हमको, आपने भी देखा होगा जीवन में कभी ऐसे क्षण आए होंगे। तो ये जो क्षण आते हैं ये एकदम सच्चाई से जुड़े हुए हैं, एकदम परफेक्ट चीजें हैं ये। इसलिए कहा गया है कि वात पित्त कफ जब तीनों बिगड़ जाएंगे, इमोशन से ही वात को जीता जा सकता है। पित्त को किससे जीतते हैं, पित्त को जीतना हो, पित्त के रोगों में जीतना है, तो उसके लिए आपको फ्रेंडली व्यवहार करना पड़ेगा। पित्त प्रकृति वाले से भी हमको फ्रेंडली जो आप मांगोगे वो दे दे, है ना। तो पहले क्या करना है, हमें वात की चिकित्सा करनी है, और फिर उसके बाद में पित्त की करनी है, और फिर क्या करना है, कफ की। राइट, वात पित्त कफ, इसलिए पहले वात का नंबर आता है और फिर पित्त बोला जाता है, फिर कफ बोला जाता है। कफ पित्त वात नहीं बोलते लोग, वात पित्त कफ ही सुनने को भी मिलता है हमें। तो यहाँ पर चर्चा में बिल्कुल साफ साफ बता दिया गया है। दूसरा, स्थान की दृष्टि से पहले कफ के स्थान आमाशय की, देखिए स्थान के दृष्टिकोण से देखेंगे तो किसकी पहले चिकित्सा होनी चाहिए और क्या होना चाहिए। तो स्थान के दृष्टिकोण से देखें तो पहले कफ के स्थान आमाशय की, फिर पित्त के स्थान पक्वाशय की, और फिर वात पक्वाशय, बाकी और, ठीक है। बिल्कुल साफ साफ बता दिया गया है। स्थान के हिसाब से चिकित्सा देखेंगे तो पहले किसकी चिकित्सा करनी है, स्थान के दृष्टिकोण से तो कफ के स्थान की पहले चिकित्सा करनी चाहिए। मान लो शरीर में जो कुछ बिगड़ा है तो पहले आमाशय यानी पेट की सही करो, कहते हैं ना भाई 90% से भी ज्यादा बीमारियां तो पेट से ही होती है। पेट खराब तो सब खराब, पेट अच्छा तो सब अच्छा, है ना। टीवी में ऐड भी तो आता है, बच्चा स्वस्थ पेट, मतलब पेट सही है बच्चे का तो स्वस्थ रहेगा बच्चा, ऐसा कुछ आता है, कुछ पता नहीं क्या आता है, वो मेरे अभी ध्यान में नहीं आ रहा है। लेकिन जो स्पष्टीकरण है, आमाशय की चिकित्सा पहले मानी गई है। वात पित्त कफ में किसी की पहले की चिकित्सा करनी है तो पहले किसकी करनी, वात की करनी, फिर पित्त की, फिर कफ की करनी। और स्थान के दृष्टिकोण से पहले शरीर में किस स्थान की चिकित्सा करनी, तो पहले आमाशय यानी पेट की चिकित्सा करनी, फिर पित्त के स्थान की चिकित्सा करनी, पक्वाशय, सॉरी ये बोलेंगे इसको पश्चिमानाशय, मतलब क्या है, पेनक्रियास के बारे में यहाँ कहा गया है। यानी आपके शरीर के अंदर पित्त या पित्ताशय जो होता है ना, जहाँ पित्त की बात कही गई। जबकि आजकल तो क्या कर रहे हैं हम, पित्त का गाल ब्लेडर में पथरी हो गई, चलो हटाओ, दे आओ गिफ्ट किसी को, निकाल डालो। आजकल तो ये सारी चीजें हो रही हैं। जबकि होना क्या चाहिए, पहले उसकी चिकित्सा करो यदि पित्त की करनी है। तो पित्त का स्थान है, फिर पक्वाश है। पक्वाश है यानी आपके जो एनस के ऊपर का जो भाग से लेकर के पूरा ऊपर तक का एरिया, तो पहले उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। स्थान के हिसाब से देखें तो पेट से, और फिर उसके नीचे वाले हिस्से में, और फिर सबसे नीचे वाले में। तो ऊपर से नीचे तक क्रमबद्ध तरीके से, पूरे तरीके से इसको ठीक से समझते हुए चिकित्सा करनी चाहिए। इस तरह से इसका क्रम बना हुआ है।
और आगे बढ़ते हैं तो देखने को मिलता है कोष्ठ से शाखा व शाखा से कोष्ठों में जाने के कारण दोष प्रकोपित होकर पहले, आगे बढ़ाएं थोड़ा, राइट। तो कोष से शाखा वो शाखा से कोष में जाने के कारण, इनके कारण क्या होते हैं? तो कारण को हम जानते हैं कि ये रोग जो गए हैं अंदर कोष, कोष का मतलब जो खाली स्थान, जहां हवा का स्थान निश्चित है ना, कोष यानी खाली। आमस है जैसे पेट है, ये खाली स्थान है। तो ये ऐसे कोष बड़े, उससे शाखा यानी ऐसे भाग जो शरीर में, शरीर के हिस्से कहलाते हो, अन्य हिस्सों को निर्माण करते हो, ऐसे भाग। जैसे छोटे भाग, मतलब एक तो बड़ा भाग है, जैसे कहते हैं ना एक बड़ी टंकी हो गई, छोटी टंकी हो गई, तो छोटे वाले भाग। तो पहले बड़े में बिगड़ेगा सारा मामला, कोष्ठ यानी बड़े में, फिर उसके बाद में वो धीरे धीरे करके सप्लाई चेन धीरे धीरे चलेगी। सृष्टि का भी नियम है, सृष्टि में भी यही होता है। तो शाखा से कोष जाने के कारण क्या हो सकते हैं? तो दोष प्रकोपित होकर पहले कोष्ठ में एकत्रित होते हैं। आपने खाना खाया, नहीं पचा, तो क्या बनेगा? वो कफ ज्यादा बनाएगा। कब बनेगा? सड़ेगा, सब कुछ होगा, है ना। तो वहां से ही वो बाकी जगह जाएगा, शरीर के अन्य भागों में भी मिलता चला जाएगा। आखिर में आके ब्लड और ब्लड के रास्ते पूरे शरीर के अंदर वो कफ दोष फैलता चला जाएगा। पित्त बन गया तो पित्त दोष, है ना। तो ये क्या कर रहे हैं? ये कोष्ठ में एकत्रित होते हैं। दोष प्रकोपित होकर, यानी वात पित्त कफ कोई भी हो, ये दोष पहले जब प्रकोपित होंगे अपने स्थान पर, इनके स्थान आपको पता ही है, मैं बता चुका हूं आपको। स्थान पर जब पहले प्रकोपित होंगे तो ये क्या करेंगे? कोष्ठ में एकत्रित होते हैं, यानी खाली जगह पर इकट्ठे होते हैं। और फिर क्या करते हैं? ये प्रकोपित होने पर शाखाओं में चले जाते हैं, शरीर के अन्य भागों में इनका वितरण हो जाता है। और प्रसाद एक जगह इकट्ठा हो गया, लो भाई बाकी भी निबट लो, है ना। इस तरह से क्रम चलता। फिर अधिक प्रकोपित होने पर शाखाओं में चले जाते हैं। फिर क्या होता है? अन्य प्रकोपित और ज्यादा दिक्कत आ गई तो उसमें और ज्यादा छोटी सी छोटी शाखाओं में चले जाते हैं, जाते रहते हैं, जाते रहते हैं आगे। पहले बड़ी शाखाओं में जाएंगे, फिर उससे छोटी वाली में, फिर उससे छोटी वाली में, फिर अंत तक लास्ट तक वहां ठिकाने पहुंच जाते हैं। जब फुल हो जाता है, पाप का गड़ा पूरा भर चुका होता है दोषों का, जब हम लोग जागते हैं। सिम्टम्स तो हमें पहले ही मिल जाते हैं थोड़े में ही, तब से हम जाग जाएं तो टेंशन ही खत्म, उसको हम टालते रहते हैं। उपचार के दृष्टिकोण से देखें तो क्या करो? शाखागत दोषों को पहले कोष्ठ में लाया जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? शाखाओं में जो चले गए हैं दोष, तो जहां से गए हैं वापस वहीं लाओ उसको, है ना भाई। हम छत पे चढ़ रहे हैं तो पहली सीढ़ी चढ़े, दूसरी सीढ़ी चढ़े, तीसरी चौथी, पूरी सीढ़ियां चढ़ के हम छत पे चले गए। अब छत से जमीन पर आना तो मंकी की तरह जंप तो लगाएंगे नहीं, तो वही क्रम रहना चाहिए, ऊपर से वापस सेकंड लास्ट, फिर लास्ट, ऐसे करके वो जो क्रम से सीढ़ियों जिससे चढ़े थे और वैसे ही वापस आएंगे। तो वापस आएंगे तो यहाँ पर भी वही क्रम देखने को मिलेगा। तो उपचार के दृष्टिकोण से क्या करेंगे? शाखागत दोषों को पहले कहाँ पे लाना है? कोष्ठ में लाना है, यानी इकट्ठा होने वाला जहां पहले इकट्ठा हुआ था। फिर समीपस्थ मार्ग से शरीर से बाहर निकाला जाता है। फिर देखते हैं उसके पास का मार्ग कौन सा है, वहां से उसको बाहर निकाल दे। जैसे स्टमक में इकट्ठा हो गया, स्टमक में इकट्ठा हो गया, पेट में इकट्ठा हो गया, तो क्या करोगे? वमन कर दो, उल्टी कर दो, खत्म, हिस्सा उसको बाहर निकाल दो, दोष। अब मान लो वहां ना हो करके वो कहाँ चला गया? बड़ी आंत में जा करके इकट्ठा हो गया है, मलाशय में इकट्ठा हो गया, या हमारा
एनस पार्ट के आसपास इकट्ठा हो गया, तो फिर क्या करेंगे, कुछ ऐसी औषधि जिससे विरेचन, यानी ऊपर से कोई ऐसी औषधि खिला दो, थोड़ा वो दस्त वस्त आए और अंदर से पूरा कचरा साफ। नहीं तो एनिमा लगा दो। तो पहले क्या करना है, पहला तरीका यहाँ पे बताया है, दोष प्रकोपित होकर के पहले कोष से एकत्रित, एक कोष में एकत्रित होते हैं और फिर क्या होता है, अधिक प्रकोपित हो जाएंगे तो वो शाखाओं में चले जाएंगे। उपचार के दृष्टिकोण से क्या होगा, शाखा से वापस दोषों को कहाँ लाया जाएगा, कोष्ठ में, और कोष्ठ में ला करके फिर क्या करेंगे, समीपस्थ मार्ग से बाहर निकाल दिया जाता है। यही प्रक्रिया पंचकर्म में होती है। अब जो समीपस्थ मार्ग से दोषों को बाहर निकालने का कार्य जो होता है वही पंचकर्मा कहलाता है, पंचकर्म कहलाता है, राइट। तो पंचकर्म की परिभाषा भी यही होती है, और क्रम जो होता है शरीर से दोषों को निकालने का वो भी यही होना चाहिए, ऐसा बताया गया। तो कोष से शाखा में जाने के कारण हमने देख लिए, और अब नेक्स्ट आगे बढ़े तो शोधन काल, थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं, लेकिन क्या है, अब थोड़ा सा इसका और वर्णन समझते हैं कि शोधन काल क्या हो, है ना। हमने चर्चा कर ली थी कि दोष कैसे ठीक हों, लेकिन किस समय होना चाहिए, दोष जो है उनका समय क्या होना चाहिए। तो समय यहाँ पर उन्होंने शोधन काल का दे दिया। वात का शोधन काल कहाँ होना चाहिए, श्रावण महीने में। ये श्रावण महीने अभी जो चल रहा है ना, सावन भादो, नेक्स्ट महीना जो आ जाएगा, तो सावन का महीना, इसमें क्या है, वात की और पित्त की कार्तिक मास में करनी, और कफ की चैत्र मास में। ठीक है, तो इसका शोधन कब होगा, वात का शोधन कब, सावन के महीने में, और पित्त का कार्तिक के महीने में। कार्तिक स्नान करते हैं ना, तो पित्त का शोधन ऑटोमेटिक, हमें सुबह ही सुबह नहलाने को जाते हैं हम लोग, चले जाते हैं पानी के अंदर डुबकी लगा के नहाते हैं, पित्त दोष उसमें शांत होता है, उसका शमन होता है, उसका शोधन होता है, उसकी सफाई होती है। और कफ का कब करेंगे, चैत्र के महीने में, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़, जो अपना जो शुरू का होता है, अप्रैल मार्च, मार्च अप्रैल का महीना जो है, जब होली होली आती है उस क्रम में। नवरात्रि भी हमारे आते हैं उसमें, गुप्त नवरात्रि कई लोग बोलते हैं। ये 3 मास साधारण होने से, ये तीनों मास ऐसे, मतलब ये तीनों महीने, मास का मतलब महीना, साधारण होने से ना अधिक गर्मी होती है इनमें, और ना ही शीतलता, इन्हें ठंडे हैं, और ना ही इनमें ज्यादा बारिश है। इसलिए क्या है, ये शोधन के लिए बहुत बढ़िया है ना। कहीं भी शरीर से बाहर निकालना है, सर्दी के मौसम में बाहर निकालोगे तो वो तो जम जाएगा, कब दोष कब तो जम जाता है ना सर्दी से, तो जम जाएगा तो फिर उसमें निकालना बड़ा मुश्किल होगा। तो इसलिए बड़ा साफ सुथरे तरीके से निकालने का क्रम यहाँ पर बताया गया है, कब कब करना है। ऐसे ही औषध सेवन का काल क्या होना चाहिए, ये तो हुआ दोषों को बाहर निकालने का। तो इनमें गाड़ी की सर्विसिंग करनी चाहिए, जीवन की जो ये भगवान की बनाई हुई गाड़ी जो हमको दी है, हम चला रहे हैं, तो बाकी हमारी बनाई हुई गाड़ी की तो हम सर्विस करते हैं, लेकिन इसकी गाड़ी की सर्विस नहीं करते। तो पंचकर्मा करके इसको हम इस तरह से क्लियर कर सकते हैं। अब देखते हैं कि शोधन काल का बाद में जो आता है, हम 2 तरह से होता है, एक तो शोधन और दूसरा शमन। पहले शोधन और शमन, तो पहले रोग को पहले बाहर निकाल दो, और फिर कुछ थोड़ा मोड़ा बच गया है तो उसको दवा दे करके दबा दो। ये आयुर्वेद के नियम। हालांकि शोधन होने के बाद में बचता नहीं, लेकिन फिर भी कोई छोटी मोटी दवा देना पड़े तो मजबूरी में, जैसे मैंने बताया था, वेग नहीं आए पूरे, है ना। जैसे हमने किसी को वमन के लिए कुछ औषधियां दी, लेकिन जो वेग अंदर से वेग बनना चाहिए वो बना ही नहीं। सब व्यक्ति का सिस्टम एक जैसा तो है नहीं, और किसी को बहुत ज्यादा उल्टियां आ रही हैं, तो ये सबका अलग अलग सिस्टम है। एकदम उल्टियां आ रही तो सफाई होगी अच्छे से, जिसकी हुआ ही नहीं, कई बार तो कईयों को होता ही नहीं।
तो फिर क्या करेंगे, मजबूरीवश हमें उसको औषधि का सेवन, तो ऐसा भी करना हो तो औषध का सेवन काल क्या होना चाहिए, उसकी चर्चा यहाँ पर बताई गई। तो समानुकाल, शमानुकाल यानी शमन का काल क्या हो, औषध लेने के आचार्य वाग्भट्ट ने 10 काल बताए हैं। अब कौन से रोग में किस औषधि को लेने से, मतलब किस औषधि का वो करना है, इसको लेने का तरीका क्या, मतलब कौन से समय में लेना है, तो महर्षि वाग्भट्ट इसके लिए अलग से एक उन्होंने पूरा अध्याय लिख दिया है और 10 काल बताए, सब तरह के 10 तरह के। तो ऐसा काल मतलब समय। तो यहाँ पर हमारे पास में एक चार्ट दिख रहा है, एक रोगों की संख्या दिख रही है और इधर एक तरफ जो संख्या दिख रही है हमारे पास औषध सेवन काल। तो कौन से रोग में कब और कौन से विकार की औषध लेनी चाहिए, इसी की चर्चा हमारे यहाँ पर दी गई है। तो अनत्रम यानी खाली पेट कब लेना है, कौन से काल में लेना है, खाली पेट। खाली पेट कौन सी दवाई लेनी है, कोई दवा लेनी है तो वो कब लेनी है, खाली पेट कौन सी दवा लेनी है, कौन सी बीमारी के लिए लेनी है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कफज विकार, जो कब्ज, कफ के जो बीमार है, कब्ज नहीं कफ के विकार, जो कफ प्रकृति में, जैसे कफ जमा है बॉडी में तो उसके लिए दवा क्या लेनी है। जैसे मुलेठी है, मुलेठी पित्त का भी इलाज करती है, कफ का भी इलाज करती है। कुछ दवाएं क्या होती हैं, कफ पित्तवात, जैसे त्रिफला, कफ पित्तवात तीनों का तो इलाज करता है। लेकिन आप यदि इसको खाली पेट लेओगे तो यहाँ क्या करेगा, वो कफ का इलाज करेगा, राइट। तो ऐसे ही उन्होंने पूरा एक सिस्टम बना दिया, एक ही दवा को कई बार इस्तेमाल करेंगे और कई तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो उसके क्या क्या प्रभाव होंगे, ऐसा सारी चीजें उन्होंने महर्षि ने बताया। दूसरा उन्होंने काल बताया अत्रादि, अत्रादो यानी आहार से पहले, खाना खाने से पहले, है ना। तो ऐसे ये किसके लिए बताया, ये अपान वायु की दृष्टि में 5 प्रकार की वायु हैं, अपान वायु, समान वायु, ये वायु के क्रम आप पढ़ चुके हैं, इसमें समय खराब ना करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। अत्रादो यानी ये आहार से पहले वाले जो है वो विषय दे रखें। तो अपान वायु की दृष्टि, अपान वायु जब खराब हो जाए तो यही कपित्तवात को सम करने वाला कोई भी औषधि, मान लो जैसे हमको कौन सा लेना है, सपोज करो त्रिफला है, त्रिफला खाने से पहले ले लिया, ये अपान वायु में लाभ करेगा। वात दृष्टि या वात को खत्म करने वाला क्या है, अश्वगंधा पाउडर, अश्वगंधा जो है वात की अच्छी दवा है। और भी कई दवाएं ढेर सारी, जरूरी नहीं है नाजुक से आंगन टेढ़ा, ये नहीं करना, बहुत दवाओं की लिस्ट है लंबी चौड़ी। तो हम जब चयन करेंगे दवा और कब उसका समय होना चाहिए, उस पर हम ये चर्चा कर रहे हैं। गहनता का विषय, थोड़ा ध्यान से समझना है, इसको रटना नहीं। तो रोग कफ का हो तो क्या करना है, खाली पेट देना है। रोग यदि वात का हो और वात में भी अपान वायु का हो तो खाना खाने से पहले देना है। मध्य आहार, तो आहार मध्य में हो तो समान वायु दृष्टि में देना है। जैसे सपोज करो किसी को भूख ही नहीं लगती और कहीं किसी को कहाँ गांठें हो गई, कोई अंग बढ़ गया है, कोई घट गया है, तो क्या हो गया, समान वायु। मैंने उस दिन बताया था समान वायु क्या क्या कर सकता है। शरीर में कोई भी चीज बढ़ गई और घट गई, समान रूप से शरीर में नहीं बढ़ रही और समान रूप से घट नहीं रही। किसी का ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है, किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है और किसी का घट रहा है। ये घट रहा है या बढ़ रहा है, इसमें समान वायु खराब हो रही है ना। जैसे किसी का नाक का मांस बढ़ गया, हड्डी बढ़ गई, डॉक्टर ने बोल दिया ऑपरेशन करना, इसका मतलब क्या हुआ, समान वायु खराब हो गई। समान वायु में क्या करना होगा, समान वायु में मध्य आहार मध्य में
यानी मध्य का है, मध्य का मतलब आहार के मध्य में। जैसे कोई 4 चपाती खाता है तो 2 चपाती खाने के बाद में उसको औषधि का सेवन करा दो और 1 घूंट गुनगुना पानी या जो भी उसके साथ में देने के लिए निर्दिष्ट है, निर्देशित है, उसको देकर के फिर उसको बाकी की 2 चपाती खिला दो। बस हो गया। ये तो समान वायु ठीक करने के लिए ये। या शरीर में कोई अंग की वृद्धि तो हो रही है लेकिन वो समान रूप से नहीं हो रही, एक पैर बढ़ रहा है एक पैर घट रहा है, तब भी समान वायु खराब। बॉडी का अलाइनमेंट बिगड़ रहा तब भी समान वायु खराब। नाभि बार बार डिग रही तो भी समान वायु खराब। तो ये ऐसे आप जो हैं, कई लोग आते हैं, सर जी नाभि को ठीक करने के लिए उपाय बता दो। अरे भाई समान वायु को परमानेंटली ठीक करो तो आपकी नाभि डिगेगी नहीं। अब ये तो पकड़ के आप सेट कर दो, बैलेंस कर दो, ये तो अभी क्षणिक कार्य हुआ, अभी रिलीफ देने वाला, टेम्परेरी रिलीफ। जिसको परमानेंट रिलीफ चाहिए उसको समान वायु को ठीक करना होगा। बढ़ते हैं आगे। आहार के बाद में क्या लेना है, तो दिन के भोजन के अंत में व्यान वायु। देखिए ध्यान से समझिएगा, व्यान वायु को ठीक करना है। व्यान वायु से रिलेटेड आपको पता है कौन कौन से दोष होते हैं, कौन सी बीमारियां शरीर में आई होती हैं, उसको ठीक करना है। और वात की समस्या तो है लेकिन उसको ठीक करना है तो दिन के भोजन के अंत में व्यान वायु का मतलब औषधि देंगे। दिन के भोजन के बाद में तो क्या को ठीक करेंगे, व्यान वायु को ठीक करेंगे। और रात्रि के भोजन के अंत में उदान वायु को ठीक कर सकते हैं। उदान वायु को ठीक करना है तो क्या करना है, रात्रि के भोजन के अंत में, मतलब जो शाम को भोजन करते हैं, आयुर्वेद रात्रि के भोजन को मना करता है, रात्रि उसी को कहा जाता है शाम को भोजन हम कर रहे होते हैं। वो किसको ठीक कर रहा है, उदान वायु। 5 प्रकार की वात है, पहले वात को ठीक करो, बाकी कफ और पित्त तो अपने आप धीरे धीरे ठीक होने लगेंगे। नहीं होंगे तो आप उनका उपाय बाद में करना। अभी हमने देखा ना, पहले किसका करना है, वात का उपाय करना, फिर पित्त का, फिर कफ का। तो पहले वात में कौन सा बिगड़ा ये समझना है, वो मैं आपको बता चुका, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, आपको क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर। अब कौन कौन सी वायु में कब कब देनी है, एक ही औषधि है और 5 वायु हैं। 5 वायुओं को ठीक करने में ये हमारे सामने सारी चीजें हैं। तो रात्रि का जो भोजन करेंगे उसके बाद में उदान वायु को ठीक करना है, तो ये हो गया। अब एक और शब्द आया है, ग्रासों के मध्य कवलांतर। कवलांतर, देखिए मैंने आपको कहा था कि प्राण वायु दृष्टि में, प्राण वायु जो खराब हो जाएगा तो उसकी दृष्टि में क्या करना है, कवलांतर यानी ग्रासों के मध्य। जो एक गस्सा खाया फिर उसके बीच में औषधि दी, फिर एक गस्सा खाया फिर एक घूंट थोड़ा सा औषधि दिया, फिर एक गस्सा खाया फिर कुछ थोड़ी सी औषधि पिला दिया, फिर होगी एक गस्सा खा, ऐसे पूरा भोजन करना है, फिर कवलांतर कहलाता है। तो उसको कैसे करते हैं, छाछ में मिला के दे सकते हैं। जैसे कैल्शियम की कमी हो रही है तो उसमें चूना मिला के छाछ में दे रहे हैं, ये कवलांतर है ना। तो ये तरीका है। प्राण वायु खराब है, प्राण वायु के अंदर कुछ न कुछ गड़बड़ आ रही है। जैसे खाना खाने समय कई बार लोगों को खांसी आती रहती है, ऐसी ऐसी परेशानियां दिखती हैं जो प्राण वायु से रिलेटेड है। ठीक है ना। प्राण का संबंध कहाँ से कहाँ तक है वो आपको मैं बता चुका हूँ, इसलिए उस पर व्याख्या की आवश्यकता है नहीं। तो प्राण वायु की दृष्टि में क्या करना है, कवलांतर। एक गस्सा खाया फिर दवाई ली, एक गस्सा खाया फिर दवाई ली। जैसे छाछ, छाछ में मिला के या ऐसा कोई लिक्विड या पानी, उसमें से थोड़ा सा एक दो घूंट या आधी चम्मच, चौथाई चम्मच, एक गस्सा खाया फिर चौथाई चम्मच कोई दवाई ले ली, फिर एक गस्सा खाया, उसमें से कुछ ऐसे मिला के क्रम चलना चाहिए। अब देते हैं 6 नंबर पे, क्या उन्होंने बताया, ये कह रहे हैं प्राण वायु की दृष्टि में एक और, ये कह रहे हैं ग्रासी, ग्रासी यानी ग्रासों में मिला कर लेना। जैसे एक गस्सा है उसको अच्छे से पूरा चबा लिया, ये तो पहले था ग्रास के मध्य में,
तो दो तरीके हैं प्राणवायु को ठीक करने में, अपर और लोअर। प्राणवायु के जो क्षेत्र हैं अपर और लोअर, इनको डिवीजन करके देखते हैं, तो अपर में क्या करना है और लोअर में क्या करना है, इसको डिवीजन, प्राणवायु को भी हम डिवीजन कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, कवलांतर, ये तो हो गया अपर के लिए। नीचे के लिए ग्रासी, ग्रासी गस्से के अंदर उस दवा को अंदर से मिला करके, जैसे गस्सा पूरा चबा लिया अच्छे से और लार में मिक्स हो गया, फिर उस दवा को उसमें मिक्स करके फिर अंदर निकला खाने को, ये ग्रासी ग्रासी कहलाए। ये भी प्राणवायु की दृष्टि में काम करता है। क्लियर? मुंह, तो ये मुंह यानी बार 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 दवाई देना। बार बार कब देंगे दवाई? जैसे किसी को खांसी आ रही है, काश, हिक्का, हिचकी आ रही है, विष वमन, विष का वमन करने के लिए, है ना, बार बार। जैसे किसी को बार बार उल्टी आ रही है, उल्टी आ रही, क्या करेंगे, नींबू पानी या ऐसी कोई भी चीजें, थोड़ा सा, एक छोटा सा चौथा चम्मच पिया, आधी चम्मच पिया, फिर उसके बाद में उसको मुंह में रखा, फिर निगल लिया। फिर जैसे खांसी की दवा है, खांसी की दवा को अपन ने गर्म पानी में मिला दिया, खांसी की दवा को हमने मिला करके फिर उसको सिप सिप करके पीना। अभी थोड़ा सा पिया, फिर 1 घंटे बाद में उसी को वापस वैसा ही थोड़ा सा गर्म या गुनगुना लेकर के फिर पी लिया। ये इसको कहा है श्वास का हिक्का में या विश्वमन या इस टाइप की जो समस्या है उसको मुंह मुंह कहा है, यानी बार बार मुंह में डालना, मुंह के रास्ते उसको बार बार डालना। जैसे खांसी आ रही है बार बार, तो 1 चम्मच आपने अदरक का रस ले लिया, 1 चम्मच क्या ले लिया, शहद ले लिया, उसको अच्छे से फेंट लिया, उसको अच्छे से फेंट के जैसे ही खांसी आई उसको हल्का सा एक उसमें से कुछ चटा दिया, फिर उसके बाद में फिर खांसी आई या थोड़ी देर बाद में उसको फिर उसको थोड़ा सा चटा दिया। ऐसे 2-4 बार देंगे तो दवाई इतनी तेज गति से असर करेगी कि खांसी तुरंत गायब हो जाएगी। हिक्का, श्वास, दमा में बहुत गजब का काम करती है। इस तरह से तरीका होना चाहिए, दवा लेने का तरीका उन्होंने बताया कि दवा तो लेनी है लेकिन उसका तरीका क्या हो, ये बड़ा गहरा विषय, उन्होंने कई वर्षों रिसर्च किया होगा तब ये चीजें सामने आई। तो हमने अन्न में मिला के देख लिया, और अन्न में मिला के कब, जैसे अरुचि, अरुचि हो गया है, जैसे खाना हमारा खाने का मन नहीं कर रहा है, हम क्या करते हैं उसमें नमकीन नमकीन ये मीठा खट्टा नमकीन ये सब मिला करके उसको अलग अलग तरह के रसों में टेस्ट को, मतलब 6 रसों को अलग अलग मिला करके उसको अरुचि में, इच्छा शक्ति नहीं हो रही खाने पीने की, तो ऐसी अरुचि में अन्य रसों को मिला करके, जैसी बीमारी हो, जैसी समस्या हो, जैसे बुखार के अंदर किसी को अरुचि होती है खाने में, खाना खाने का मन नहीं करता, तो क्या बढ़ा है बुखार में, पित्त बढ़ा होगा, तो पित्त से अरुचि हो रही है ना, पित्त से अरुचि हो रही है बॉडी में, टेम्परेचर बढ़ रहा होगा पेट के अंदर, तो कोई भी ठंडी ऐसी चीज है, ठंडी मतलब तासीर में ठंडी, गर्म वैसे तो गर्म होगी, बुखार का टेम्परेचर बढ़ेगा, बढ़ा हुआ एकदम, ठंडी देंगे तो दिक्कत करेगा। ऐसे सोच करके सारे क्रम जो हमारे वैद्य या डॉक्टर देते हैं, ये वो चीजें हैं जिसको सात्रम कहा है, यानी अन्न में मिला करके अरुचि में देना है। संपुट, ये समुट या समुद्र या संपुट ऐसे शब्दों का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। औषध आहार, औषध क्या करना है, पहले औषध देना है, फिर आहार, फिर औषध देना है। कौन सी बीमारी में, कंप, पार्किंसन की बीमारी में, है ना, पार्किंसन की बीमारी में क्या करना है, खाने से पहले औषध देना है, फिर आहार खिलाना है, फिर उसके बाद में फिर औषध देना, वही औषध रिपीट करना ऐसे, यानी पहले औषधि देनी है, फिर आहार देना है, और फिर खाना देना है, और फिर उसके बाद में क्या करना है, फिर औषधि देनी है, छोड़ना नहीं है। खाने को बीच में देना कम मात्रा में, ठीक है, औषधि देनी। तो कंपवात में आक्षेप, हिक्का, हिचकी, ये सब क्या है, वात के
समकक्ष रोग हैं। तो वात के रोगों में कंप यानी पार्किंसन जो है ये वात का रोग है लगभग। अलग अलग रोगियों में कभी कभी दूसरी समस्याएं भी दिखती हैं। तो कंपवात, कंप कंपन होना, हाथ पैर कांपते हैं, किसी को चाय दे दो पी नहीं पाता, कुछ खाने को दो तो हाथ में रख नहीं पाता, दूसरों को खिलाना पिलाना पड़ता है। ऐसी कंडीशन में क्या करना, औषध आहार फिर औषध, पहले औषध यानी दवा, फिर उसके बाद में खाना, फिर दवा, उसके बाद में निशा। निशा यानी आप सो गए, आप सो गए एक बार, आपने शाम को खाना खा लिया 6-7 बजे और 10 बजे 9-10 बजे आप सो गए। उसके बाद में जब रात्रि को उठते हैं ना 12-1 बजे के समय, थोड़ा सा उठे और फिर कोई दवा ली, दवा ली, तो इसे क्या कहा है, ऊर्ध जंतुगत रोग। ऐसे रोग जो ऊर्ध्व जंतुगत यानी आपके ऊपर के यानी स्टमक यानी ऊपर के भाग के रोग जितने भी हैं, ये ब्रेन रिलेटेड रोग हो गए, ऊपर नाक कान गले के रोग हो गए, इस टाइप के रोग जो हैं, उन रोगों में निशा यानी रात्रि के समय ये देना है औषध। दवा देनी है कब, रात्रि में, आधी रात। अपन बोलते हैं ना निशाचर, आधी रात को चरने वाला राक्षस है, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तभी तो आजकल हम सारे हो गए हैं, हम लोग निशाचर ही हैं। आप देखो लोगों के घरों में डिनर हो रहा है 11 बजे 12 बजे, कभी 1 बजे हो रहा है, ये सब निशाचर ही हैं। ये देवत्व वाली कंडीशन में रहे नहीं, अब सब लोग उल्टे से ही हो गए हैं लगभग ज्यादातर कंडीशन में। लेकिन अभी भी ऐसे हैं जो शाम को 6-7 बजे भोजन कर लेते हैं, बाकी सब निशाचर नजर आ ही रहे हैं। मैं भी अभी क्लास लेकर के भोजन करने वाला हूँ, तो मैं भी लगभग निशाचर भी 12-1 बजे नहीं कर रहा, लेकिन हाँ पहले तो है ही है। तो इस तरह से ये पूरा रोगों का सिस्टम पूरा बताया गया है कि कब कब क्या क्या, उसके काल, सेवन क्या होना चाहिए। औषधि आप कर लोगे, लेकिन देने का तरीका भी तो आना चाहिए भाई साहब। ये समस्याएं सबसे बड़ी हैं कि कौन सी कब दवा देनी है, नहीं देनी है। इन सब का निदान इस अध्याय में हमने जाना, समझा, और ये लगभग अभी ये वाला पूरा हुआ। अब इसमें कोई लगता है आपको सवाल शेष रह गया है, तो हमने कहा 9:30 तो बज रहे हैं, लेकिन पूरा कर ही डालते हैं, इसलिए हमने कर दी। तो एक आध कोई सवाल लगता है आपको शेष है तो उसमें आप ले सकते। नहीं दादा, प्रणाम दादा। जी प्रणाम, जी प्रणाम। आवाज नहीं आ रही है, दबे हुई सी आ रही है। जी दादा, ये बोल रही हूँ मैं कि जो पंचकर्मा के टाइम पे हम पढ़ेंगे, तब जब बीमारियों के ऊपर काम करेंगे तब ज्यादा समझ में आएगा, तब ज्यादा हाँ जी, अच्छे हाँ से जी, होगा। अभी क्वेश्चन पूछेंगे तो आधा होगा ना, हमें दवाई ना बीमारी के बारे में ठीक से पता होगा, ना टाइम का पता होगा, ना औषधि पता होगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सही जी बात। जी। चलिए फिर नेक्स्ट में चर्चा करेंगे। प्रणाम सभी को, नमस्कार। प्रणाम दादा।